मूवी में हमें सन 2027 का समय दिखाया गया है, जहां फर्स्ट सीन में हमें जापान के क्योतो शहर में एक लड़का दिखता है जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में बुक पढ़ते हुए कहीं जा रहा होता है। इस लड़के का नाम नाओमी कातागाकी होता है और यही हमारी इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि नाओमी जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने के लिए वेट करता है, लेकिन तभी थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके स्कूल के बाकी लड़के आसानी से रोड क्रॉस कर लिए और वो अभी तक वहीं खड़ा है। इसके बाद नाओमी स्कूल जाता है और अपनी क्लास में ज्यादा किसी से बात नहीं करता। इसके बाद हम नाओमी को एक बुक स्टोर में एक बुक पढ़ते हुए देखते हैं जिसका नाम डिसाइसिवनेस होता है। नाओमी इस बुक में लिखे पॉइंट्स पढ़ता है और शायद उन पॉइंट्स को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका उल्टा ही होता है। जैसे उसमें एक पॉइंट होता है कि ये मत सोचो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, अपनी मन की बात खुल के बोलो। तो इस पे हम देखते हैं कि नाओमी की सीट पे कुछ लड़कियां बैठी होती हैं। नाओमी अपनी सीट पे बैठना चाहता था, लेकिन उसकी उन्हें कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती और वो उनसे बिना कुछ कहे ही शर्मा के वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, मैं इस कहानी में ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप नाओमी का कैरेक्टर अच्छे से समझ सको। नाओमी एक इंट्रोवर्ट लड़का होता है जो हर काम को करने से डरता है और 100 बार पहले सोचता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्लास की लाइब्रेरी कमेटी वाले सब कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे होते हैं और नाओमी के बगल में दो लड़के एक लड़की को देख के बात कर रहे होते हैं कि ये लड़की कितनी सुंदर है। इस लड़की का नाम मिसुनो कादेनो गोजी होता है। नाओमी मिसुजू को देखता है और नाओमी को भी वो लड़की बड़ी क्यूट लगती है। इसके बाद एक लड़का कहता है कि कमेटी के कम्युनिकेशन के लिए उन्हें विज़ पे एक ग्रुप बनाना चाहिए, तो सब उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। नाओमी और कई लड़के ज्वाइन हो रहे होते हैं कि तभी एक लड़का मिसुजू के पास जाता है और उससे उसका नंबर मांगता है। ये देख के नाओमी और उसके संग खड़े सभी लड़के हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर उस लड़के को देख के बाकी लड़के भी ग्रुप में ज्वाइन होना छोड़कर सिर्फ मिसुजू का नंबर लेने चले जाते हैं। दोस्तों, मिसुजू बहुत फ्रैंक लड़की होती है, तो इसी वजह से वो सबको अपना नंबर दे देती है और सब में घुल मिल जाती है। नाओमी एक तरफ खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसकी मिसुजू से नंबर ले पाने की हिम्मत ही नहीं होती। इसके बाद सब जाने लगते हैं क्योंकि नाओमी बस सबको देखता ही रह गया था, तो उसके पास किसी का भी नंबर नहीं होता। फिर वो बहुत हिम्मत जुटा के एक लड़की को रूरी कह के बुलाता है। इस लड़की का पूरा नाम रूरी इचिग्यो होता है। रूरी पीछे मुड़ती है और पूछती है कि क्या हुआ, तो नाओमी कहता है कि क्या वो नंबर एक्सचेंज करना चाहेगी। रूरी का फोन शायद ठीक से चल नहीं रहा होता, तो फिर वो एक पेपर पे पेन से कुछ लिख के नाओमी को देती है और कहती है कि नाओमी को अगर कोई भी काम पड़े तो वो उसे इस पे कांटेक्ट कर सकता है। नाओमी देखता है कि रूरी ने अपना एड्रेस उस पेपर पे लिख के दिया था। मतलब दोस्तों, यहाँ पे भी नाओमी की किस्मत खराब निकली क्योंकि किसी के घर तो वो जाने से रहा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कि नाओमी लाइब्रेरी से कुछ बुक्स बोरो करके घर जा रहा होता है, तो देखता है कि एक जगह लोग आसमान की फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। नाओमी देखता है कि आसमान में कुछ अजीब सी रेड वेव्स नजर आ रही हैं। नाओमी देखता है कि उन रेड वेव्स में से एक क्रो उड़कर नाओमी की तरफ आ रहा होता है। गौर से देखने पर नाओमी को वो क्रो दिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर उस क्रो की आवाज से नाओमी की बुक नीचे गिर जाती है और वो क्रो उस बुक को लेके उड़ जाता है। नाओमी उस क्रो का पीछा करता है और क्रो का पीछा करते करते एक श्राइन में पहुंच जाता है जहाँ पे लाइन से बहुत सारे श्राइन गेट्स बने हुए थे। उसी में से एक गेट पे वो क्रो बैठा होता है और नाओमी को देख के बुक वहीं गिरा देता है। नाओमी बुक उठाता है, लेकिन तभी अचानक नाओमी की आसपास की चीजें एकदम कलरफुल हो जाती है। नाओमी को अजीब सी मेमोरीज आने लगती हैं। इसके बाद हर तरफ से कलरफुल लाइट बीम्स आने लगती हैं और एक जगह इकट्ठा होने लगती हैं। लाइट बीम्स कलेक्ट होके गायब हो जाती है और उसमें से एक व्हाइट कपड़े पहना आदमी आ जाता है। इसके बाद नाओमी की सराउंडिंग्स भी वापस नॉर्मल हो जाती है। इस आदमी का चेहरा ढका हुआ होता है क्योंकि इसने कैप भी पहना होता है। ये आदमी अपने हाथों और पैरों को देख के खुश होता है और उस क्रो से कहता है कि मैंने कर दिखाया, मैं फाइनली अंदर आ गया। ये आदमी अपने आप से बातें कर रहा होता है कि तभी नाओमी वहाँ से चुपचाप भागने लगता है। दोस्तों, उस अजीब आदमी को नाओमी का नाम भी मालूम था। ये आदमी नाओमी का पूरा नाम लेकर उसे रोकता है और उससे पूछता है कि आज डेट क्या है। अब अपना नाम उस आदमी से सुनकर नाओमी और भी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागता है और वो आदमी भी उसका पीछा करता है और उसे रुकने के लिए कहता है। नाओमी उसे चकमा दे के मेट्रो में चढ़ जाता है और वो आदमी बाहर ही रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नाओमी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के स्टेशन से बाहर निकल रहा होता है और उस आदमी के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो आदमी था क्या। तभी नाओमी देखता है कि वो आदमी पहले से ही वहाँ पे है और वो आदमी अपनी फिंगर से 0 बनाता है और उसे टाइम वगैरह दिखने लगता है। वो आदमी कहता है कि उस समय से 3 महीने पहले ये एकदम परफेक्ट है। दोस्तों, इसका मतलब 3 महीने के बाद कुछ होने वाला है जिसका इस आदमी को पहले से पता है। नाओमी उस आदमी से कहता है कि वो नाओमी को फॉलो ना करे, नहीं तो वो पुलिस में कॉल कर देगा। लेकिन तभी नाओमी देखता है कि एक बच्चा उस आदमी के आर पार होके चला जाता है। वो आदमी बताता है कि सिर्फ नाओमी ही उसे देख सकता है। इस पर नाओमी पूछता है कि आखिर वो है कौन। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर तुम कौन हो नाओमी। सीन शिफ्ट होता है और नाओमी अपने घर में होता है और अचानक नींद से उठता है। विंडो के कर्टन हटाने पे नाओमी को वही क्रो दिखता है। इसके बाद नाओमी तैयार होके उस क्रो के पीछे जाता है। क्रो से एक जगह लेके आता है जहाँ वो अजीब सा आदमी नाओमी का वेट कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि जिस जगह वो थे उसका नाम होता है सेंटर फॉर क्योतो प्रीफेक्चर हिस्ट्री रिकॉर्ड्स, यानी यहाँ पे क्योतो सिटी के हिस्ट्री रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। नाओमी और वो आदमी पूरी बिल्डिंग में हर जगह जाते हैं और बैकग्राउंड में एक लड़की वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को क्रॉनिकल क्योतो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करती है। दोस्तों, मैं आपको आसान शब्दों में ये प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। ये
प्रोजेक्ट 7 साल पहले प्लूरा नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सिटी के हर डाटा और इवेंट को ड्रोन से 24/7 रिकॉर्ड किया जा रहा है और अब इस वजह से सिटी के लोग 3D मैप्स का यूज कर सकते हैं और 7 साल पहले के किसी भी इंसिडेंट को अपने सामने होता हुआ देख सकते हैं। ये कितनी ऑसम टेक्नोलॉजी है ना। ये एकदम वैसा ही होगा जैसे हमने पास में टाइम ट्रेवल कर लिया है और हमारी सराउंडिंग की हर चीज पास समय की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें विजुअल्स दिखाएगी। होगा तो वो एक रिकॉर्ड, एक तरह का वर्चुअल वर्ल्ड, पर हमें वो एकदम रियल वर्ल्ड जैसा लगेगा। अब क्योंकि सिटी में लगातार टाइम बीत रहा है तो इतनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए स्टोरेज भी तो बहुत ज्यादा चाहिए होगी, इसलिए प्लूरा ने क्वांटम स्टोरेज बनाई है जिसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है और इस स्टोरेज का नाम है एल्टेल। नाओमी एल्टेल देख रहा होता है और वो आदमी उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। वो आदमी बताता है कि उन्हें अब दीमाचिया नागी पहुँचना होगा। दोनों बस में जाते हैं, दोनों दीमाचिया नागी पहुँचते हैं और वहाँ एक बड़ी सी लेक होती है। नाओमी कहता है कि यहाँ तो कुछ खास नहीं है, तो वो आदमी कहता है ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत कुछ है। तभी एक ड्रोन अचानक से आके नाओमी पे गिरता है और नाओमी की सर से खून निकलने लगता है। अब वो आदमी नाओमी को बताता है कि 2020 में क्रॉनिकल क्योतो का असली मकसद सीक्रेटली स्टार्ट हो गया था, जिसमें पूरे क्योतो को बहुत सारे ड्रोन से कवर कर दिया गया और ये ड्रोन पूरे इवेंट्स को एल्टेल में स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद वो आदमी बताता है कि 17 अप्रैल 2027 को यानी कि आज रिवर के किनारे बैठे नाओमी पे एक ड्रोन गिरा। ये एक रिकॉर्डेड पास्ट है। नाओमी, तुम एल्टेल में रिकॉर्ड किए गए एक पास्ट हो। ये कहते हुए वो आदमी अपनी कैप हटाता है और अपना चेहरा दिखाता है और कहता है कि मैं एल्टेल को रियल वर्ल्ड से एक्सेस कर रहा हूँ और मैं 10 साल फ्यूचर का असली दुनिया का नाओमी हूँ। दोस्तों यहीं पे आता है हमारी कहानी का पहला प्लॉट ट्विस्ट, यानी कि दोस्तों वो आदमी और कोई नहीं बल्कि 10 साल फ्यूचर का नाओमी था, जो कि उसके अकॉर्डिंग असली दुनिया से आया था और वो ये क्लेम कर रहा था कि जिस नाओमी को हम शुरू से अभी तक देखते आ रहे हैं वो बस एल्टेल स्टोरेज की वर्चुअल स्टिमुलेटेड दुनिया में स्टोर हुआ एक रिकॉर्डेड पास्ट है। अब ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो मैं फ्यूचर वाले असली नाओमी को रियल नाओमी कह के बुलाऊंगा और रिकॉर्डेड पास्ट वाले नाओमी को वर्चुअल नाओमी। वर्चुअल नाओमी ये सुन के सदमे में होता है कि वो बस एक रिकॉर्ड है और ये तो होना ही था। अब दोस्तों आप खुद ही सोचो, आपको कोई आके ये कह दे कि आप असली नहीं हो बल्कि कंप्यूटर में स्टोर हुआ एक रिकॉर्डेड पास्ट हो, आपको विश्वास ही नहीं होगा। मतलब जिस दुनिया में आप तब से जी रहे थे पूरे के पूरे आप ही फेक हो, आपका अस्तित्व ही क्या रह गया। इसके बाद रियल नाओमी वर्चुअल नाओमी को कहता है कि वो वर्चुअल नाओमी को अच्छे से समझता है क्योंकि वो दोनों सेम है। आखिर वर्चुअल नाओमी रियल नाओमी का ही तो रिकॉर्डेड पास्ट है, इसलिए रियल नाओमी को पता है कि इस समय वर्चुअल नाओमी को एक गर्लफ्रेंड चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बंदा अपने रिकॉर्डेड पास्ट में आया है ताकि वो अपने पास्ट की गर्लफ्रेंड बनाने में मदद कर सके। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वर्चुअल नाओमी और रियल नाओमी दोनों वर्चुअल नाओमी के रूम में होते हैं और वर्चुअल नाओमी रियल नाओमी से पूछता है कि क्या वो सच में फ्यूचर से आया है, तो रियल नाओमी बताता है कि उनकी हाइट में डिफरेंस है लेकिन वर्चुअल नाओमी की हाइट भी जल्दी बढ़ने लगेगी। आगे रियल नाओमी कहता है कि उसका ये फॉर्म एक अवतार है और वो इसे अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकता है। यानी कि दोस्तों असल में रियल नाओमी की बॉडी यहाँ पर नहीं है, वो अपने असली समय की असली दुनिया में ही है। ये जो उसकी बॉडी हमें दिख रही है ये एक तरह का अवतार है जिसे वो एल्टेल के इस रिकॉर्डेड पास्ट वाले वर्ल्ड में इंटरेक्ट कर सकता है। रियल नाओमी अपने हाथ को चेंज करके वर्चुअल नाओमी को दिखाता है। वर्चुअल नाओमी कहता है कि अगर ये रिकॉर्डेड वर्ल्ड है तो रियल क्या है, तो रियल नाओमी बताता है रिकॉर्डेड वर्ल्ड रियल वर्ल्ड की एग्जैक्ट कॉपी है और अगर वर्चुअल नाओमी और रियल नाओमी दोनों अपनी जगह बदल लें तो वर्चुअल नाओमी को पता भी नहीं लगेगा कि वो रियल वर्ल्ड में आ गया है क्योंकि सब कुछ सेम ही होगा, बस 10 साल का टाइम डिफरेंस होगा। वर्चुअल नाओमी कहता है कि अगर दोनों वर्ल्ड सेम है तो रियल नाओमी यहाँ क्यों आया है, तो इस पर रियल नाओमी चुटकी बजाता है और रियल नाओमी का क्रो ऊपर शेल्फ पे पड़े एक बॉक्स को गिराता है और उसमें वर्चुअल नाओमी की पॉर्न मैगजीन्स होती हैं। वर्चुअल नाओमी शर्म से लाल हो जाता है और रियल नाओमी कहता है कि जैसा उसने पहले ही बताया कि वो यहाँ पे जवान हो रहे वर्चुअल नाओमी की सफरिंग्स को कम करने आया है, मतलब कि उसकी गर्लफ्रेंड बनवाने आया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वर्चुअल नाओमी अपनी क्लास में होता है और अपना फेस बुक से छिपा के मिजुनो को देख रहा होता है। इसके बाद वर्चुअल नाओमी रूरी को भी नोटिस करता है जो कि बुक पढ़ रही होती है। इसके बाद हमें रूरी के कई एक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसकी सीट पे कुछ गर्ल्स बैठी होती है तो रूरी बिना किसी झिझक के उन्हें हटा के अपनी सीट वापस ले लेती है। दोस्तों मतलब रूरी वर्चुअल नाओमी से बिल्कुल अपोजिट बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी की थी। वर्चुअल नाओमी ये सब देख रहा होता है कि तभी उससे रियल नाओमी वॉशरूम में बुलाता है। रियल नाओमी पूछता है कि क्या वर्चुअल नाओमी ने रूरी को देखा, तो वर्चुअल नाओमी कहता है कि उसने रूरी को देख लिया पर उसे रूरी उसके टाइप की नहीं लगती, जिस पर रियल नाओमी कहता है कि आज से ठीक 3 महीने के बाद वर्चुअल नाओमी और रूरी एक दूसरे को डेट करने लगेंगे। लेकिन वर्चुअल नाओमी कहता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि वर्चुअल नाओमी को तो क्यूट गर्ल्स पसंद है। ये कहते हुए वर्चुअल नाओमी मिजुनो के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद वर्चुअल नाओमी रूरी के बारे में सोचता है और कहता है कि रूरी बिल्कुल किसी लोन वुल्फ की तरह है और अगर वर्चुअल नाओमी ने उसके साथ कोई सीली हरकतें की तो वो उसे जिंदा खा जाएगी, जिस पर रियल नाओमी कहता है कि जरूर वर्चुअल नाओमी ने किसी और लड़की को देखा होगा क्योंकि रूरी तो बहुत क्यूट है। रियल नाओमी कहता है कि वो खुद दिखाएगा कि रूरी कौन लड़की है। इसके बाद दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ वर्चुअल नाओमी रूरी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो दोनों सेम ही कमेटी में है तो वो गलत नहीं हो सकता, यही रूरी है। लेकिन तभी वर्चुअल नाओमी देखता है कि रियल नाओमी के रूरी को देख के आंखों में
आंसू आ गए होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और रियल नाओमी वर्चुअल नाओमी को बताता है कि जब उन लोगों ने डेट करना स्टार्ट किया था तब रूरी का एक एक्सीडेंट हुआ था। रियल नाओमी और रूरी दोनों फायरवर्क्स फेस्टिवल में गए थे। वहाँ एक पेड़ पे बिजली गिरी जो कि रूरी के बगल में ही थी और तब से रूरी ने अपनी आंखें नहीं खोली। रियल नाओमी बताता है कि वो आने वाले 3 महीने के रिकॉर्ड्स बदलेगा और रूरी को बचाएगा, जिससे रूरी और उसकी सराउंडिंग्स के रिकॉर्ड्स अपने आप उसकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग रीराइट हो जाएंगे और फाइनली एलटेल में वो डाटा रिकॉर्ड होगा जिसमें रूरी 3 महीने बाद भी सही है और जिंदा है। दोस्तों आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुल मिला के रियल नाओमी रूरी को उस होने वाले एक्सीडेंट से बचाने के लिए यहाँ पास्ट में आया था। इस पर वर्चुअल नाओमी पूछता है कि ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि ये तो एक वर्चुअल वर्ल्ड है ना, यहाँ पे किए गए चेंजेस से रियल वर्ल्ड कहाँ चेंज होगा। तो रियल नाओमी बताता है कि ऐसा करने से रियल वर्ल्ड की रूरी तब भी ठीक तो नहीं होगी, लेकिन उसने जब रूरी को डेट करना स्टार्ट किया था तभी रूरी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उन दोनों की साथ में कोई मेमोरीज ही नहीं है। रियल नाओमी कहता है कि वो रूरी को हंसते हुए देखना चाहता है और आगे की वो मेमोरीज देखना चाहता है जो तब बनती अगर रूरी का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। फिर भले ही वो मेमोरीज एक रिकॉर्डेड वर्ल्ड में ही क्यों ना हो, रियल नाओमी चाहे उन लम्बों को रूरी के साथ असल जिंदगी में कभी ना बिता पाए, पर कम से कम उसका रिकॉर्डेड पास्ट यानी वर्चुअल नाओमी तो उन लम्हों को जी सके। साथ ही रियल नाओमी कहता है कि वो इस रिकॉर्डेड वर्ल्ड की चीजें टच तक नहीं कर सकता है, इसलिए उसे वर्चुअल नाओमी की इस काम में हेल्प चाहिए। वर्चुअल नाओमी कहता है कि अगर उसके हेल्प करने से वो एक्सीडेंट होने से रुक सकता है तो वो जरूर हेल्प करेगा, लेकिन उसे कुछ आता ही नहीं है और ये बात रियल नाओमी को भी पता ही होगी। रियल नाओमी कहता है कि अब से वर्चुअल नाओमी पावरलेस नहीं है, क्योंकि उसके पास अब रियल नाओमी है और ये एक फॉरेस्ट पे जाता है जहाँ रियल नाओमी भी होता है और रियल नाओमी वर्चुअल नाओमी को वो हैंड यूज कैसे करना है ये बताता है। रियल नाओमी कहता है कि वर्चुअल नाओमी जो कुछ भी सोचेगा वो ये हैंड डिजाइन करके बना देगा। इस हैंड को गॉड्स हैंड बोलते हैं। साथ ही रियल नाओमी कहता है कि सिंपल स्ट्रक्चर जैसे वाटर तो तुरंत बन जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जैसे कोई मशीन या कोई मेटल में टाइम लगता है। गॉड हैंड पूरे एलटेल के एनवायरनमेंट को रीडिजाइन कर सकता है और हर रिकॉर्डेड चीज बना सकता है, जैसे कि हवा से पानी, सॉइल से जेम या फिर नथिंग से समथिंग। रियल नाओमी बताता है कि अगर रियल नाओमी कुछ क्रिएट करेगा तो वो एक इल्यूजन रहेगा, जस्ट लाइक रियल नाओमी। जैसे रियल नाओमी किसी को भी टच नहीं कर पाता है, लेकिन अगर वर्चुअल नाओमी अपने गॉड हैंड का यूज करके कुछ बनाएगा तो वो फिजिकली यूज किया जा सकता है। नाओमी बताता है कि वर्चुअल नाओमी अपने से ज्यादा दूर किसी ऑब्जेक्ट को नहीं प्रोड्यूस कर सकता है और गॉड हैंड से कोई ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करने की प्रोसेसिंग स्पीड वर्चुअल नाओमी की दिमाग के द्वारा उस ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है। रियल नाओमी एक डायरी निकालता है जिसमें वो सारे इवेंट्स लिखे हैं जिसकी वजह से रूरी और रियल नाओमी करीब आए थे और डेट करने लगे थे। रियल नाओमी बिल्कुल वैसे ही वर्चुअल नाओमी से करवाएगा ताकि वो दोनों भी डेट करने लगे। वर्चुअल नाओमी कहता है कि अगर ये सब वर्चुअल नाओमी के साथ फ्यूचर में अपने आप होना ही है तो वर्चुअल नाओमी रियल नाओमी की डायरी एडवांस में देख के क्यों फॉलो करे। जिस पर रियल नाओमी कहता है कि जब से रियल नाओमी ने वर्चुअल नाओमी के साथ इंटरेक्ट किया है तब इसे बहुत सी चीजें चेंज होने लग गई हैं। शायद अब वर्चुअल नाओमी अनजाने में शायद उसी पाथ को ठीक से फॉलो ना कर पाए जो वो फ्यूचर में पहले करने वाला था, तो इसलिए वर्चुअल नाओमी को अब जानबूझ के वो चीजें फॉलो करनी पड़ेगी जो रियल नाओमी ने की थी, ताकि सब प्लान के अकॉर्डिंग चले, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सीन शिफ्ट होता है और वर्चुअल नाओमी और रियल नाओमी दोनों बस से जा रहे होते हैं। रियल नाओमी वर्चुअल नाओमी को अपनी बुक गिराने को कहता है। वर्चुअल नाओमी उसकी बात मान के बुक गिराता है। इसके बाद रियल नाओमी उससे वो बुक उठाने के लिए बोलता है। वर्चुअल नाओमी बुक उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन बुक उठाते वक्त वर्चुअल नाओमी का फेस किसी लड़की के हिप्स पे जाके टच हो जाता है और हम देखते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि रूरी होती है। इसके बाद स्टॉप पे रूरी वर्चुअल नाओमी को थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। रियल नाओमी नाइस बोलता है तो वर्चुअल नाओमी कहता है कि इसमें क्या नाइस है, अब तो रूरी उसे और नफरत करने लग गई होगी। इस पर रियल नाओमी कहता है कि एक नेसेसरी स्टेप था, यानी कि दोस्तों रियल नाओमी को तो पहले से ही पता था कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने जानबूझ के वर्चुअल नाओमी से बुक उठाने को कहा था। वर्चुअल नाओमी अगले दिन रूरी से लाइब्रेरी में मिलता है और रूरी को सॉरी बोलकर उसका बुक मार्क वापस करता है जो रूरी ने गलती से बस स्टॉप पे गिरा दिया था। रूरी नाओमी को कहती है कि वो ये बुक मार्क कब से ढूंढ रही थी। इसके बाद रूरी वर्चुअल नाओमी से माफी मांगती है कि उसने वर्चुअल नाओमी की बात सुने बिना ही उसे थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मूवी में सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है और उस सॉन्ग के साथ साथ रूरी और वर्चुअल नाओमी की इंटरेक्शंस भी बढ़ने लगती है। उन दोनों की ड्यूटी वैसे भी लाइब्रेरी में साथ में ही लगी हुई थी। इसके बाद एक दिन वर्चुअल नाओमी और रूरी दोनों लाइब्रेरी में बैठे होते हैं और वर्चुअल नाओमी कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, तो दोनों बाहर निकलते हैं और बस स्टॉप पे आके वर्चुअल नाओमी बाय कहता है तो रूरी कहती है कि वर्चुअल नाओमी तो सेम बस में जाता है ना। जिस पर वर्चुअल नाओमी कहता है कि उस दिन वो काइता लाइब्रेरी जा रहा था तभी रूरी से मिला था। रूरी ठीक है बोल के बस में चली जाती है और जाते जाते कहती है कि वो भी हर महीने वहाँ जाती है। दोस्तों इसका मतलब था कि रूरी चाहती थी कि वो दोनों साथ में उस लाइब्रेरी में जाएं। वर्चुअल नाओमी खुश होता है और अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है और उस कार्ड पे वही सब लिखा होता है जो अभी अभी हुआ, यानी कि दोस्तों वर्चुअल नाओमी रियल नाओमी के कहने पर बस वही चीजें फॉलो कर रहा था जो कि रियल नाओमी और रियल रूरी के बीच ऑलरेडी हुई थी। आगे हम देखते हैं कि रियल नाओमी एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और वो अचानक रोड पे कुछ देखता है और उसे एक वुल्फ मास्क पहने कोई अजीब सा आदमी दिखाई देता है और उसने पूरे ब्लू कपड़े पहने होते हैं। अगले दिन सुबह
सुबह वर्चुअल नाओमी अपने गॉड हैंड से आयरन बना के दिखाता है, तब रियल नाओमी बहुत सारी बड़ी बड़ी आयरन बॉल्स नाओमी पे गिरा देता है। वो सब इल्यूजन्स होती है, इसलिए नाओमी को चोट नहीं लगती। रियल नाओमी वर्चुअल नाओमी को डांटता है कि उससे उन आयरन बॉल्स को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो प्रिपेयर ना हुआ तो वो रूरी को नहीं बचा पाएगा। इसके बाद वर्चुअल नाओमी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने लगता है ताकि वो अच्छे से इमेजिन करके उन्हें प्रोड्यूस कर पाए। वर्चुअल नाओमी अब गॉड हैंड की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रूरी लाइब्रेरी में होती है और लैडर पे चढ़ के ऊपर वाली बुक शेल्फ में बुक रख रही होती है, लेकिन नीचे देखने पे उसको चक्कर आता है और वो गिर जाती है। और दोस्तों वो ठीक वर्चुअल नाओमी के ऊपर गिरती है और हमें जैसा कि पता है कि वर्चुअल नाओमी जानबूझ के ठीक उस जगह पे खड़ा था। इसके बाद रूरी कहती है कि वो शेल्फ उसके लिए बहुत हाई है, तो वर्चुअल नाओमी उसे जूस देता है और कहता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब से वर्चुअल नाओमी सारी शेल्फ खुद कर लेगा। लेकिन फिर दोनों में डिसाइड होता है कि नीचे वाली शेल्फ रूरी कर लेगी और ऊपर वाली शेल्फ वर्चुअल नाओमी, तो इससे दोनों में ज्यादा बातचीत होने लगती है। इसके बाद वर्चुअल नाओमी अपने रूम में होता है और बहुत खुश होता है। रियल नाओमी कहता है कि ऐसी वर्चुअल नाओमी करता रहा तो जल्द ही वर्चुअल नाओमी और रूरी डेट करने लगेंगे। हम देखते हैं कि वर्चुअल नाओमी के घर के बाहर वही वुल्फ मास्क वाला आदमी खड़ा होता है। दोस्तों ये अजीब सा आदमी कौन है जो वर्चुअल नाओमी और रियल नाओमी पे नजर रख रहा है, इसका पता हमें मूवी में आगे चलेगा। अगले दिन लाइब्रेरी कमेटी की मीटिंग होती है और बताया जाता है कि सेकंड हैंड बुक फेयर होने वाली है, तो सबको यूज्ड बुक्स कलेक्ट करनी है और उस दिन फेयर में सेल करनी है। अगले दिन से वर्चुअल नाओमी और रूरी क्लास में एक बॉक्स रख देते हैं जिसमें हर कोई अपनी यूज्ड बुक डाल सके, लेकिन उसमें बस 2-3 स्टूडेंट्स ही अपनी बुक्स डालते हैं। वर्चुअल नाओमी कहता है कि प्रेसिडेंट ने पहले ही कहा था कि ज्यादा उम्मीद ना रखना, तो रूरी कहती है कि वो लोग हार नहीं मान सकते। और इसके बाद रूरी और वर्चुअल नाओमी दोनों हर किसी के पास जाके उन्हें बुक्स डोनेट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। 3 दिन में सिर्फ 37 बुक्स ही कलेक्ट होती हैं और प्रेसिडेंट कहता है कि अगर कलेक्टर्स के पास कोई बुक्स हो तो वो खुद भी डोनेट कर सकते हैं। रूरी वर्चुअल नाओमी को अपने घर ले जाती है और सबसे ऊपर वाले फ्लोर में ले जाती है। वहाँ एक छोटी सी पूरी लाइब्रेरी बनी होती है। रूरी बताती है कि उसके ग्रैंडफादर को बुक पढ़ने का बहुत शौक था और वो ये सब बुक्स पढ़ा करते थे। रूरी कहती है कि वो कुछ बुक्स यहाँ से दे सकती है। नाओमी और रूरी दोनों एक कार्ट में बुक्स डाल के खींच के ले जा रहे होते हैं। इसके बाद एक जगह रुक के दोनों पानी पीते हैं। तभी रूरी वर्चुअल नाओमी से पूछती है कि वर्चुअल नाओमी को कैसी बुक्स पसंद है। वर्चुअल नाओमी को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि इसका जवाब रियल नाओमी ने उसे दिया ही नहीं था। तो वो कहता है कि उसे हर तरह की बुक्स पसंद है। रूरी बताती है कि उसे एडवेंचरस नोवेल पसंद है जिसमें मेन कैरेक्टर हार नहीं मानता है और आखिर तक लड़ता रहता है, दोस्तों ठीक हमारे नारुतो की तरह। रूरी कहती है कि उसे हार ना मानने वाले लोग पसंद है और वो भी वैसा ही बनना चाहती है। ये बस उनकी वर्चुअल नाओमी कहता है कि उसे साइफाई बुक ज्यादा पसंद है, क्योंकि साइफाई नॉर्मल लाइफ का ही एक्सटेंशन होता है। वर्चुअल नाओमी कहता है कि साइफाई पढ़ के उसे ऐसा लगता है कि वो उस कहानी का ही हिस्सा है। रूरी वर्चुअल नाओमी को कहती है कि वो उसकी फीलिंग्स समझ सकती है। वर्चुअल नाओमी पहली बार रूरी को स्माइल करते हुए देखता है और ब्लश करने लगता है। वर्चुअल नाओमी कार्ट से एक बुक उठाता है तो रूरी उसे कहती है कि अगर उसे ये बुक अच्छी लगी तो वो ले जा सकता है, लेकिन वर्चुअल नाओमी कहता है कि वो ये बुक फेयर में खरीद लेगा। वर्चुअल नाओमी और रूरी दोनों बुक लेके स्कूल पहुंचते हैं और पूरी लाइब्रेरी कमेटी मिलके वो बुक्स स्कूल में साइकिल स्टैंड के पास रख देती है, लेकिन रात में एक बल्ब की वजह से वहाँ आग लग जाती है और सारी बुक्स जल जाती है। ये सब रियल नाओमी देख रहा होता है। अगले दिन सब बहुत दुखी होते हैं। रियल नाओमी वर्चुअल नाओमी को कहता है कि फायर वाला इंसिडेंट भी वर्चुअल नाओमी और रूरी को करीब लाने का एक नेसेसरी स्टेप था। ये इंसिडेंट होना जरूरी था। तो ये बात सुन के वर्चुअल नाओमी को गुस्सा आता है कि ये सब अगर पहले से ही रियल नाओमी को पता था, फिर भी रियल नाओमी ने वर्चुअल नाओमी को इस अनहोनी के बारे में आगाह नहीं किया। वर्चुअल नाओमी को पहले से पता होता तो वो रूरी की वो बुक्स कभी भी उस जगह पे नहीं रखता। वर्चुअल नाओमी रियल नाओमी का कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ आर पार हो जाता है। रियल नाओमी बताता है कि फेयर कैंसिल हो गई थी और रूरी डिप्रेस थी, तो उसी ने रूरी को कंफर्ट किया था और तभी वो दोनों और क्लोज आ गए थे। तो मतलब अब वर्चुअल नाओमी को भी ऐसा ही करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वर्चुअल नाओमी रात में 12 बजे लाइब्रेरी चला जाता है और वहाँ कुछ बुक्स को अपने गॉड हैंड से दोबारा बनाने की कोशिश करता है। यानी कि दोस्तों वर्चुअल नाओमी रियल नाओमी के द्वारा घटित पास्ट को ना रिपीट करके एक नया पास्ट बना रहा था, जहाँ वो रूरी को कंफर्ट ना करके रूरी की जली बुक्स वापस बनाकर उसे खुश करना चाहता था। अगले दिन स्कूल में वर्चुअल नाओमी रूरी से हाय बोलता है, लेकिन वर्चुअल नाओमी की कंडीशन बहुत खराब होती है क्योंकि वो बुक्स बनाने के लिए सारी रात जागा था। वर्चुअल नाओमी रूरी को एक बॉक्स देता है जिसमें रूरी की कई बुक्स होती हैं जो पिछली रात वर्चुअल नाओमी ने गॉड हैंड से बनाई थी। वर्चुअल नाओमी रूरी को झूठ कहता है कि ये बॉक्स कहीं और पड़ा था, इसलिए ये बुक्स जलने से बच गई थी और इसमें लगभग 50 के आसपास बुक्स होती हैं, तो मतलब अब वो लोग सेकंड हैंड बुक फेयर भी कर सकते हैं। रूरी खुश होती है कि ये बुक्स नहीं जली हैं। तभी अचानक वर्चुअल नाओमी नीचे गिरने लगता है और रूरी उसे संभालती है और वर्चुअल नाओमी ऐसे ही सो जाता है। रूरी ये देख के ब्लश करती है। तभी वहाँ पे लाइब्रेरी कमेटी के और भी लोग आ जाते हैं और मिजुनो
रूरी से कहती है कि क्या उन लोगों के बीच में कुछ चल रहा है। फिलहाल ये बात टल जाती है और बाकी सब भी अपनी अपनी कुछ बुक्स लेके आए होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बुक फेयर स्टार्ट होती है, जिसमें मिजुनो फैंसी ड्रेस पहन के सबको पैम्पलेट्स देती है और रूरी एक जगह बैठी होती है तो वो उसको भी खींच के ले जाती है। सीन फिर से चेंज होता है और वर्चुअल नाओमी सोफे पे होता है और उसकी आंखें खुलती है। रूरी वहीं पे बैठी होती है और उसने भी एक फैंसी ड्रेस पहनी होती है। रूरी कहती है कि वर्चुअल नाओमी बहुत टायर्ड था और वो बिल्कुल उठा ही नहीं। रूरी बताती है कि कमेटी ने मिलके सारी बुक्स सेल कर दी है। ये सुन के वर्चुअल नाओमी बहुत खुश होता है और तभी रूरी वर्चुअल नाओमी के पास आके बैठती है और स्माइल करते हुए वर्चुअल नाओमी को थैंक यू बोलती है। वर्चुअल नाओमी खुद को रोक नहीं पाता और शर्माते हुए और ब्लश करते हुए रूरी को कहता है कि वो उसे लाइक करता है। रूरी गुस्से में वहाँ से उठ जाती है और कहती है कि ऐसा है क्या। रूरी जाने लगती है लेकिन तभी रुक के बोलती है कि डेटिंग अकेले नहीं की जा सकती है, तो ये काम उन दोनों को साथ में मिलकर करना चाहिए। ये बोल के रूरी का मुंह शर्म के मारे लाल हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, इसका मतलब रूरी ने नाओमी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। वर्चुअल नाओमी ने रियल नाओमी का पास ना फॉलो करके बहुत बड़ा रिस्क लिया पर फिर भी आउटकम सेम ही रहा। ऐसा करके भी वर्चुअल नाओमी और रूरी करीब ही आए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वर्चुअल नाओमी अपने गॉड हैंड से अब प्लैनेट्स के भी मिनी मॉडल बना रहा होता है और वो एक छोटा सन भी बना लेता है। अब वो दिन आता है जिस दिन फायरवर्क फेस्टिवल हो रहा है। दोस्तों, ये वही दिन है जिस दिन रूरी का एक्सीडेंट होने वाला है। रियल नाओमी बताता है कि लाइटनिंग रात के 8:01 पे स्ट्राइक हुई थी। वर्चुअल नाओमी कहता है कि उसने रूरी को जानबूझ के फेस्टिवल में इनवाइट ही नहीं किया है, तो अगर रूरी फेस्टिवल में ही नहीं आएगी तो लाइटिंग उस पर गिरेगी कैसे, तो वो इसका मतलब सेफ है। तो इस पर रियल नाओमी कहता है कि फिर भी अगर कुछ हुआ तो उन्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। वर्चुअल नाओमी ने स्पेक्स पहने होते हैं जिसे वो रियल नाओमी से बात कर रहा होता है और रूरी घर में बुक पढ़ रही होती है। तभी वर्चुअल नाओमी को वो वुल्फ मास्क वाला आदमी दिखता है। वर्चुअल नाओमी स्पेक्स हटाता है तो वो आदमी उसे नहीं दिखता, लेकिन स्पेक्स लगा के उसको वो आदमी फिर से दिखने लगता है। रियल नाओमी बताता है कि वो लोग आ गए हैं। साथ ही रियल नाओमी कहता है कि एयरटेल के होमोस्टैटिक सिस्टम है और ये एयरटेल के हर रिकॉर्ड पे नजर रखते हैं और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ये उसको वापस नॉर्मल स्टेट में लाते हैं। वर्चुअल नाओमी देखता है कि चारों तरफ से बहुत सारे होम्योस्टैटिक्स आ रहे हैं। रियल नाओमी कहता है कि उन्हें रूरी को एक्सीडेंट के टाइम तक बचाना होगा। वर्चुअल नाओमी एक बुक को वेपन की तरह यूज करके उन बॉट्स को मारता है, लेकिन कुछ बॉट्स रूरी के रूम में चले जाते हैं और रूरी के अराउंड सर्कल बना लेते हैं और घर के बाहर बॉट्स वर्चुअल नाओमी के अराउंड भी सर्कल बना लेते हैं। बॉट्स दोनों को वहाँ टेलीपोर्ट कर देते हैं जहाँ फेस्टिवल हो रहा था। दोस्तों, बॉट्स ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उस दिन दोनों फेस्टिवल में गए थे। रियल नाओमी फेस्टिवल में पहुंचता है और वर्चुअल नाओमी को बताता है कि जिस ब्रिज पे वो है वहीं पे लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी। वर्चुअल नाओमी रूरी को लेके भागने लगता है, लेकिन रूरी को कुछ अजीब सी टेप उसी ब्रिज पे बांध के रख देती है और ब्रिज पे दोनों तरफ से बॉट्स की आर्मी आ जाती है। रियल नाओमी वर्चुअल नाओमी को कहता है कि अब समय आ गया है वर्चुअल नाओमी का अपनी पूरी पावर्स का यूज करने का। वर्चुअल नाओमी गॉड हैंड से एक बड़ी सी मेटल बॉल क्रिएट करता है। अब क्योंकि इस तरह की कोई चीज इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी, तो वो सारे बॉट्स उस बॉल के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस बॉल को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। बॉल पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी लाइटनिंग का टाइम हो गया होता है और तभी वर्चुअल नाओमी एक छोटा सा ब्लैक होल क्रिएट कर देता है और जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो वो उस ब्लैक होल के अंदर चली जाती है। तो दोस्तों, इसका मतलब फाइनली वर्चुअल नाओमी ने रूरी को बचा लिया था। वर्चुअल नाओमी रूरी के पास आता है और खुशी के मारे उसे गले लगा लेता है और कहता है कि उसने कर दिखाया, उसने रूरी को बचा लिया। रूरी कुछ समझ नहीं पाती लेकिन खुश होती है और वर्चुअल नाओमी को गले लगा लेती है। वर्चुअल नाओमी शर्मा के दूर होता है और माफी मांगता है। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और किस करने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वर्चुअल नाओमी के हाथ से गॉड हैंड वापस क्रो बन के उड़ जाता है और रूरी के अकाउंट बार्स गिरा देता है और उसको पूरा एक जेल टाइप बॉक्स में बंद कर देता है। रूरी और वर्चुअल नाओमी दोनों घबराते हैं। तभी पीछे रियल नाओमी आता है और कहता है कि ये सिचुएशन एकदम परफेक्ट है। अब रूरी का माइंड स्टेट एग्जैक्ट वही है जो एक्सीडेंट होने से पहले था। इसके बाद आसमान में फिर से रेड वेव्स आ जाती हैं और रियल नाओमी रूरी को ऊपर उन रेड वेव्स में भेज देता है और खुद भी उसके साथ गायब हो जाता है। आरिगातो, सायोनारा, नाओमी। दोस्तों, यही था कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो कि हमारा सेकंड प्लॉट ट्विस्ट है। रियल नाओमी का असली प्लान यानी कि कुछ और ही था और वो शायद वर्चुअल नाओमी का यूज करके वर्चुअल दुनिया की रूरी को अपने साथ यहाँ गले लग जाता है और कहता है कि उसने रूरी का बहुत वेट किया। रियल नाओमी रियल वर्ल्ड में थोड़ा लंगड़ा के चल रहा होता है क्योंकि उसकी एक टांग सही नहीं होती और उसने हाथ में सपोर्ट स्टिक ली होती है। नाओमी अपने आप से बात करता है कि एयरटेल का क्वांटम डाटा यूज करके डैमेज ब्रेन को रिकवर किया जा सकता है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड की रूरी अब उस वर्ल्ड में नहीं है क्योंकि वो डाटा अब यहाँ
रियल वर्ल्ड में आ गया है। दोस्तों मैं इस इवेंट को आपको अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मूवी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दोस्तों जब रियल वर्ल्ड में रियल रूरी का लाइटनिंग वाला इंसिडेंट हुआ था उसी के बाद से रूरी ब्रेन डेड हो गई थी और 10 साल से कोमा में चली गई थी। रियल रूरी के ब्रेन को ठीक करने का एक ये सॉल्यूशन था कि अगर किसी तरह रियल नाओमी एल्टेल में स्टोर्ड रिकॉर्डेड वर्चुअल रूरी की डाटा रियल रूरी के माइंड में ट्रांसफर कर दे तो रियल रूरी के माइंड में फिर से सारी मेमोरीज आ जाएंगी और वो कोमा स्टेट से उठ जाएगी। पर इसमें एक छोटा सा कैच था। एल्टेल की रिकॉर्डेड डाटा रियल रूरी के माइंड में ट्रांसफर करने के लिए वर्चुअल रूरी के पास भी एग्जैक्ट वहीं तक की मेमोरीज होनी चाहिए जितनी रियल रूरी की एक्सीडेंट से पहले थी। तो फिर इसलिए रियल नाओमी एल्टेल में स्टोर्ड पास में आ गया और उसने वर्चुअल रूरी और वर्चुअल नाओमी को आपस में डेट करवाया, ठीक वैसे ही जैसे रियल वर्ल्ड में हुआ था। और वो वर्चुअल रूरी के रिकॉर्ड को ठीक एक्सीडेंट के पॉइंट तक लेके आया और एक्सीडेंट से वर्चुअल रूरी को बचाया भी। अब वर्चुअल रूरी एल्टेल में जिंदा थी और उसके पास एक्सीडेंट वाले इंसिडेंट तक की सारी मेमोरीज भी थी। दोस्तों आप लोगों को हो सकता है ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो। एक लाइन में बोलूं तो रियल नाओमी का असली प्लान रूरी की पास्ट की डाटा को यानी वर्चुअल रूरी को वर्चुअल नाओमी से चुरा के अपनी असली रियल वर्ल्ड की रूरी के माइंड में डालना था ताकि उसे कोमा से होश आ जाए। इधर एल्टेल में वर्चुअल नाओमी बहुत परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी वर्चुअल नाओमी रूरी के घर जाता है कि शायद उसे वो वहाँ मिल जाए, लेकिन उसका घर कुछ रेड वॉल से ढका हुआ होता है और उस पर लिखा होता है कि ये एरिया करप्टेड है और इससे कोई यूज ना करे। वर्चुअल नाओमी चिल्लाता है कि रूरी को बाहर निकालो तो तभी वहाँ पे होम्योस्टैटिक्स बोट्स आ जाते हैं और वर्चुअल नाओमी वहाँ से भागता है। अगले सीन में हम रियल नाओमी को देखते हैं जो कि एक रूम में घुसता है और वहाँ कुछ लोग व्हाइट कोट पहने बैठे होते हैं। रियल नाओमी एक थोड़े ओल्ड मैन को सेंकू और एक लड़की को शू कह के बुलाता है और हेलो बोलता है। सेंको रियल नाओमी को कहता है कि यहाँ रिकॉर्ड का एक हिस्सा करप्ट हो गया है, लेकिन उन्हें वजह नहीं मालूम है। दोस्तों हमें तो पता ही था कि रिकॉर्ड का हिस्सा करप्ट रियल नाओमी की वजह से ही हुआ था। रियल नाओमी बताता है कि ये करप्टेड डाटा अपने आसपास के डाटा को भी अल्टर कर रहा है जिससे और भी डाटा करप्ट हो जाएगा। सेंको कहता है कि डैमेज डाटा को ऑफ करके बाहर निकालना होगा और उसको रिपेयर करना होगा। इसके बाद हमें रियल नाओमी का आईडी कार्ड देखने को मिलता है और दोस्तों इस कार्ड के अकॉर्डिंग रियल नाओमी एयरटेल सिस्टम मैनेजमेंट का मेन डायरेक्टर है। तो दोस्तों तभी रियल नाओमी एयरटेल को एक्सेस कर पाया था। उधर वर्चुअल नाओमी बोर्ड से बच के भाग रहा होता है और एक ट्रक के नीचे छिप जाता है। रियल नाओमी कपड़े चेंज करने जाता है और शर्ट उतारता है तो उसकी पीठ पर जलने का निशान होता है। रियल नाओमी याद करता है कि उसने ये सब शुरू कैसे किया था। जब रूरी का एक्सीडेंट होता है उसके बाद मिजुनो और लाइब्रेरी कमेटी के बाकी लोग रियल नाओमी को कोयोतो हिस्ट्री रिकॉर्ड सेंटर ले जाते हैं जहाँ पे सेंकू एक प्रेजेंटेशन देता है जिसमें वो एक लगभग मर चुके चूहे को एयरटेल का डाटा यूज करके वापस से ठीक कर देता है। तभी नाओमी के दिमाग में एक आइडिया आता है। नाओमी तब से बहुत मेहनत करके रिसर्च करता है जिसकी वजह से एक दिन एयरटेल की लाइब्रेरी में ज्वाइन हो जाता है। वहाँ पे वो सेंकू से अच्छे रिलेशन बना लेता है और बाद में उसे मेन डायरेक्टर की पोस्ट मिल जाती है। इसके बाद नाओमी बहुत बार रिकॉर्डेड वर्ल्ड में जाने की कोशिश करता है लेकिन हर बार फेल हो जाता है और उन फेलियर्स में ही नाओमी की पीठ पे वो चोट आ गई थी और नाओमी की एक टांग भी खराब हो गई थी। दोस्तों रियल नाओमी ने एयरटेल में घुसने के 9 से ज्यादा ट्राई किए थे। उसके बाद वो फाइनली जाके एयरटेल के अंदर जा पाया था। सीन शिफ्ट होता है और रियल नाओमी रिकवरी स्टार्ट करता है। अब रिकॉर्डेड वर्ल्ड में बॉट्स रूरी के घर के आसपास के एरिया की हर चीज डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। रियल नाओमी सोचता है कि रिकवरी से मतलब है कि बॉट्स एयरटेल के करप्टेड डाटा इरेज कर देंगे और बाद में उसे दोबारा से स्टार्ट करेंगे। वर्चुअल नाओमी बॉट से भागता हुआ एक रोड पे जा रहा होता है। तभी उस रोड की ओरिएंटेशन चेंज होने लगती है और वर्चुअल नाओमी एक पोल को पकड़ के उस पे चढ़ जाता है। वर्चुअल नाओमी देखता है कि स्काई में फिर से रेड वेव्स आ गए हैं जो हर चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं। वर्चुअल नाओमी सोचता है कि अब वो मरने वाला है क्योंकि वो खुद भी एक रिकॉर्ड है। तभी वर्चुअल नाओमी रूरी के बारे में सोचता है और याद करता है कि जब रियल नाओमी रूरी को लेके गया था तो वो लोग भी इन्हीं रेड वेव्स से गए थे। इसके बाद वर्चुअल नाओमी जोश से भर जाता है और रेड वेव्स पे जंप कर देता है और रेड वेव्स में घुसते ही वर्चुअल नाओमी की सराउंडिंग बहुत ही अजीब सी हो जाती है और बार बार चेंज हो रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे वर्चुअल नाओमी टाइम ट्रेवल कर रहा हो। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे ये टाइम ट्रेवल ही तो नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ हद तक इसे टाइम ट्रेवल कह सकते हैं, बट मेनली इसमें डाटा रियल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में ट्रेवल हो रहा है। वर्चुअल नाओमी वेव्स के अंदर एक जगह आगे रुकता है और वहाँ उसको एक वैसा ही क्रो मिलता है जैसे रियल नाओमी के पास था, पर ये वाला क्रो बोल भी सकता है और ये वर्चुअल नाओमी को कहता है कि वर्चुअल नाओमी मरा नहीं है, उसकी दुनिया इरेज होके फिर से रीसेट होगी। आगे वो क्रो कहता है कि वो वर्चुअल नाओमी का एलाय है यानी कि साथी है और वर्चुअल नाओमी रूरी को वापस जरूर से ले जा पाएगा। क्रो बताता है कि वर्चुअल नाओमी पावरलेस नहीं है और उसने बीते 3 महीने में वर्चुअल नाओमी को मेहनत करते हुए देखा है। और इसके बाद वो क्रो वर्चुअल नाओमी के हाथ से जुड़ जाता है जिससे वर्चुअल नाओमी को वापस गॉड हैंड मिल जाता है। इसके बाद क्रो पूछता है कि क्या वर्चुअल नाओमी एक गर्लफ्रेंड चाहेगा, तो इस बार वर्चुअल नाओमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोलता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रियल नाओमी रूरी से हॉस्पिटल में मिलता है और बताता है कि वो 10 साल से कोमा में थी। इसके बाद रियल नाओमी रूरी को किस करने जा ही रहा होता है, लेकिन रूरी रियल नाओमी को पीछे कर देती है और कहती है कि वो नाओमी नहीं है। और दोस्तों ऐसा तो होना ही था क्योंकि इस असली रूरी के अंदर एयरटेल की वर्चुअल रूरी की कॉन्शियसनेस है और प्यार में इतनी ताकत तो होती ही है कि वो
अपने प्यार को पहचान ही जाता है। इसके बाद अचानक वहाँ पे बॉट्स आ जाते हैं और रियल नाओमी बॉट्स देख के हैरान हो जाता है कि बॉट्स रियल वर्ल्ड में कैसे आ गए हैं। बॉट्स एल्टेल से निकल के हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। एक बॉट रियल नाओमी को गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है और एक बॉट रूरी का गला दबाने लग जाता है। रियल नाओमी कहता है कि इसका मतलब ये वर्ल्ड भी असली नहीं है, ये वर्ल्ड भी एल्टेल के अंदर स्टोर्ड एक रिकॉर्डेड वर्ल्ड ही है और ये बॉट्स दूसरे वर्ल्ड से आई रूरी को एलिमिनेट करने यहाँ आए हैं। तो दोस्तों यहीं पे आता है हमारी कहानी का तीसरा प्लॉट ट्विस्ट, यानी कि ये वर्ल्ड भी रियल नहीं था, ये भी एल्टेल के अंदर ही रिकॉर्डेड एक अलग पास्ट वर्ल्ड है। बॉट्स रूरी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे वर्चुअल नाओमी आ जाता है और सारे बॉट्स को रोक देता है। वर्चुअल नाओमी को देख के रूरी उसे गले लग जाती है। इसके बाद वर्चुअल नाओमी रियल नाओमी को पंच मारता है और रूरी को लेके हॉस्पिटल से निकल जाता है। सारे बॉट्स अब वर्चुअल नाओमी और रूरी के पीछे लग जाते हैं। गॉड हैंड वर्चुअल नाओमी को गाइड करता है कि उसे क्योतो स्टेशन की ग्रैंड स्टेशन पे जाना होगा, वहाँ से सबसे जल्दी रूरी एल्टेल में वापस जा पाएगी। वर्चुअल नाओमी बाइसाइकिल क्रिएट कर लेता है और रूरी के साथ स्टेशन जाने लगता है। वर्चुअल नाओमी रूरी की आईज पे आई बैंड लगा लेता है और उसे अपने आप को कस के पकड़ने को कहता है क्योंकि वर्चुअल नाओमी के चारों तरफ बॉट्स थे और उसकी तरफ आ रहे थे। इसके बाद वर्चुअल नाओमी साइकिल को भगाता है और साथ में अपने गॉड हैंड से आसपास की सराउंडिंग्स को डिफॉर्म करके बॉट्स को भी डिफीट करता रहता है। लेकिन एक ब्रिज पार करते समय कुछ बॉट्स आके रूरी को साइकिल से खींच लेते हैं। वर्चुअल नाओमी रूरी को बचा लेता है और तभी नीचे रियल नाओमी कार लेके आता है और वर्चुअल नाओमी को बैठने के लिए बोलता है। वर्चुअल नाओमी और रूरी कार में बैठते हैं और वर्चुअल नाओमी पूछता है कि रियल नाओमी उसकी हेल्प क्यों कर रहा है, तो रियल नाओमी कहता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि वो रूरी को फिर से जीते हुए देखना चाहता था। रियल नाओमी कहता है कि वर्चुअल नाओमी रूरी को उसके वर्ल्ड में वापस ले जाए। वर्चुअल नाओमी एक रोलर कोस्टर की तरह ट्रैक प्रोड्यूस करता है जिससे कार जल्दी से स्टेशन तक पहुंच जाती है। वर्चुअल नाओमी स्टेशन की स्टेयर्स पे गॉड हैंड के कहने पर कुछ गेट्स बना देता है और गॉड हैंड बताता है कि स्टेयर से नीचे जाते हुए एक एक करके ये गेट्स क्रॉस करने होंगे और लास्ट गेट पास करते ही वर्चुअल नाओमी और रूरी अपने वर्ल्ड में चले जाएंगे। वर्चुअल नाओमी पहले रूरी को जाने को कहता है, तभी रियल नाओमी अपना व्हाइट कोट रूरी को पहना देता है। रूरी रियल नाओमी से कहती है कि वो भी नाओमी है ना। इसके बाद रूरी रियल नाओमी को गले लगा लेती है और पूछती है कि वो भी रूरी को लव करता है ना। रूरी रियल नाओमी को थैंक यू बोलती है और इसके बाद स्टेयर से नीचे उतरने लगती है। रियल नाओमी रोते हुए कहता है कि रूरी आई लाइक्ड यू और रूरी अपने वर्ल्ड में चली जाती है। अब वर्चुअल नाओमी भी जाने लगता है लेकिन तभी बहुत सारे बॉट्स मिलके आपस में फ्यूजन कर लेते हैं एक चिट्टी की तरह और एक बड़ा सा हैंड बन जाता है। रियल नाओमी और वर्चुअल नाओमी फिर से साथ में काम करते हैं जैसे पहले किया करते थे। रियल नाओमी वर्चुअल नाओमी को हर स्टेप गाइड करता है और वर्चुअल नाओमी वो चीजें एग्जीक्यूट करता है। वर्चुअल नाओमी रियल नाओमी के कहने पर एक वेपन क्रिएट करता है और हर बार की तरह उसका वेपन बड़ी सी बुक होती है और फिर वो बुक को हैंड की तरफ फेंकता है जिससे हैंड दूर जाके गिर जाता है। लेकिन उसमें और बॉट्स भी ऐड हो जाते हैं और वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। मॉन्स्टर एक टावर को तोड़ देता है जो कि रियल नाओमी और वर्चुअल नाओमी पे गिरने लगता है। लेकिन वर्चुअल नाओमी मेटल्स के पोल्स क्रिएट करके उस टावर को रोकता है लेकिन बार बार उसके पोल्स टूटने लगते हैं। तब रियल नाओमी वर्चुअल नाओमी को कहता है कि इस मॉन्स्टर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। दोस्तों उस तरीके पे वापस आएंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जहाँ रियल नाओमी काम करता था यानी एल्टेल के लैब में, वहाँ सैंको और शू ये सिचुएशन देख रहे होते हैं और सैंको कहता है कि उन्हें एल्टेल का स्विच बंद करना होगा। शू के पूछने पे शैंको बताता है कि शैंको जब स्विच बंद कर देगा तो बिग बैंग जैसी चीज होगी और सारे बॉट्स रुक जाएंगे। तो फिर सैंको और शू दोनों मेन स्विच बंद करने के लिए जाते हैं। अब उस सीन पे वापस जाते हैं। रियल नाओमी वर्चुअल नाओमी को कहता है कि अगर वर्चुअल नाओमी गॉड हैंड से रियल नाओमी को गायब कर दे तो इन बॉट्स को रोका जा सकता है क्योंकि ये बॉट्स एक वर्ल्ड में दो सेम आइडेंटिकल चीजें नहीं रहने देगी। इसलिए रियल नाओमी या वर्चुअल नाओमी में से किसी एक का गायब होना जरूरी है। लेकिन क्योंकि वर्चुअल नाओमी इस समय इम्पोर्टेंट है इसलिए रियल नाओमी खुद को डिसअपियर करवाने का फैसला करता है। वर्चुअल नाओमी रियल नाओमी को मना करता है और अपनी पूरी पावर से टावर को गिरने से रोकता है। लेकिन तभी मॉन्स्टर अपने स्वॉर्ड जैसे टेंटेकल से वर्चुअल नाओमी पे अटैक कर देता है और वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। धुआं हटता है और हम देखते हैं कि रियल नाओमी ने वर्चुअल नाओमी को बचा लिया है और सारे टेंटेकल्स रियल नाओमी को लग गए हैं और उनसे खून आने लगता है। वर्चुअल नाओमी रियल नाओमी के संग बिताई हर मेमोरी को याद करता है और रोते हुए उसे अपनी दर्द से छुटकारा देने के लिए अपने गॉड हैंड से हैंडशेक करता है। उधर सैंको भी बटन ऑफ कर देता है और एल्टेल से बहुत सारी रोशनी निकलती है और हम देखते हैं कि वर्चुअल नाओमी भी वापस अपने वर्ल्ड में चला जाता है। रूरी रोते हुए वर्चुअल नाओमी के गले लग जाती है। रूरी वर्चुअल नाओमी से पूछती है कि क्या वो लोग अपने वर्ल्ड में वापस आ गए हैं, तो वर्चुअल नाओमी कहता है कि हाँ, ये उन लोगों की नई दुनिया है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। लेकिन दोस्तों जरा रुको, एंडिंग के बाद एक और सीन आता है। इस सीन में कोई बेहोश होता है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है
पास में एक लड़की खड़ी होती है कि फाइनली इसे होश आ गया। हम देखते हैं कि जो आंखें खोल रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि नाओमी होता है। नाओमी आंखें खोलते ही रूरी को देखता है जो कि नाओमी के आगे ही होती है और उसने लैब कोट पहन रखा होता है। रूरी नाओमी को होश में आता देख रोने लगती है और उसके गले लग जाती है और कहती है कि उसने कर दिखाया। रूरी बताती है कि फाइनली नाओमी का माइंड और सोल उसकी बॉडी से सिंक हो गए हैं। नाओमी के रूम के अंदर कुछ लोग खुश हो रहे होते हैं कि नाओमी को फाइनली कोमा से होश आ गया और हम देखते हैं कि ये लोग मून पे होते हैं जहाँ कॉलोनी एस्टेब्लिश हो चुकी है और अब फाइनली हमारी मूवी एंड हो जाती है। और दोस्तों यही था हमारी कहानी का फोर्थ और आखिरी प्लॉट ट्विस्ट, जहाँ रूरी ने काफी मेहनत के बाद फाइनली नाओमी के माइंड और बॉडी को सिंक करवाया और नाओमी काफी लंबे समय बाद कोमा स्टेट से उठता है। पर आखिर ये सब है क्या? कोमा में तो रूरी थी ना, तो नाओमी कैसे कोमा स्टेट से उठा? और कहानी के थर्ड प्लॉट ट्विस्ट में भी क्या हुआ? रियल नाओमी तो रूरी को वर्चुअल वर्ल्ड से लेके रियल वर्ल्ड में आया ही नहीं। दोस्तों इसके अलावा भी आपके कई ढेर सारे सवाल और कंफ्यूजन होंगी, पर इन सब सवालों का जवाब ना आप लोगों को पता है ना ही मुझे पता है और ना ही ये सब कहानी में क्लियर किया गया है। इस कहानी को ऐसे ही ओपन एंडिंग में छोड़ दिया गया है ताकि आप अपने हिसाब से इस कहानी की अपनी ही खुद की कोई थ्योरी बना सको जो आपको ठीक लगे। पर आप ज्यादा टेंशन मत लो, मूवी की ऑलरेडी काफी अलग अलग तरह की फैन थ्योरीज हैं। सारी तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। पर एक थ्योरी मैं आपको बताता हूँ जिस पर मैं खुद पर्सनली बिलीव करता हूँ, जिससे शायद हमारे इन सब सवालों का जवाब मिल जाए और जिससे शायद आप इस कहानी को ठीक से समझ पाओ। दोस्तों मैं आपको पहले थोड़ा क्लियर कर दूं कि मूवी में 3 अलग अलग टाइम फ्रेम है। पहला टाइम फ्रेम उस समय का है जहाँ नाओमी कोमा से होश में आता है, जहाँ इंसान ने मून पे सिविलाइजेशन बना ली है। इसे मैं अल्फा वर्ल्ड बोलता हूँ और यही रियल वर्ल्ड है और यहाँ के नाओमी और रूरी को मैं अल्फा नाओमी और अल्फा रूरी बोलूंगा। इसके बाद दूसरा टाइम फ्रेम है अल्फा वर्ल्ड से पहले वाला समय, जहाँ रूरी का एक्सीडेंट होता है और फिर रियल नाओमी एल्टेल को एक्सेस करके फाइनली रिकॉर्डेड रूरी की डाटा रूरी से सिंक करके रूरी को कोमा से होश में लाता है। इसे मैं बेटा वर्ल्ड बोलूंगा और अब से मैं यहाँ के नाओमी और रूरी को रियल नाओमी और रियल रूरी नहीं बल्कि बेटा नाओमी और बेटा रूरी बोलूंगा। इसके बाद तीसरा टाइम फ्रेम है बेटा वर्ल्ड से भी पास्ट का समय, जहाँ रियल नाओमी वर्चुअल नाओमी की हेल्प करने जाता है ताकि वो रूरी को बचा सके। इसे मैं गामा वर्ल्ड बोलूंगा और यहाँ के उस छोटे नाओमी और रूरी को मैं अब से वर्चुअल नाओमी और वर्चुअल रूरी नहीं बल्कि गामा नाओमी और गामा रूरी बोलूंगा। ये अल्फा बीटा और गामा वर्ल्ड के अपने दिमाग में अलग अलग कॉलम्स बना लो, आपको थ्योरी समझने में और मुझे समझाने में आसानी रहेगी। और एक और चीज का ध्यान रखना, मूवी में नाओमी सच में टाइम ट्रेवल नहीं कर रहा है। ये है तो टाइम ट्रेवल की तरह ही, बट एक्चुअल में नाओमी एक स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में किसी स्पेसिफिक टाइम में एंटर कर रहा है। ये स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट एक्चुअल वर्ल्ड की एक रिकॉर्डेड कॉपी है। आप इसे ठीक वैसे ही समझ सकते हो जैसे आप जुमांजी मूवी की तरह एक गेम के अंदर घुस गए हो और गेम्स जैसे गेमिंग कंसोल्स में स्टोर होती है और गेमिंग कंसोल्स में ही चल रही होती है, वैसे ही ये स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट भी एल्टेन नाम की एक स्टोरेज डिवाइस में ही स्टोर्ड है और उसी में चल रहे हैं। अब हुआ ये था कि जब अल्फा वर्ल्ड में अल्फा रूरी और अल्फा नाओमी एक दूसरे को डेट करने लगते हैं तो फिर लाइटनिंग वाला इंसिडेंट होता है और अल्फा रूरी कोमा में चली जाती है। इसके बाद एक दिन अल्फा नाओमी को पता चलता है कि एल्टेल से हम रिकॉर्डेड स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट की डाटा को माइंड में सिंक करके किसी की भी कॉन्शियसनेस वापस ला सकते हैं। तो फिर इसके बाद से अल्फा नाओमी 10 साल तक बहुत मेहनत करता है और फाइनली एल्टेल का एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है। फिर वो अल्फा रूरी को बचाने के लिए एल्टेल में घुसने की कोशिश करता है, जिसमें वो कई बार नाकाम रहता है और इन कोशिशों में उसकी एक टांग खराब हो जाती है और पीठ पे भी चोट लग जाती है। पर फिर एक दिन वो सक्सेसफुली एल्टेल में एंटर कर जाता है, लेकिन एल्टेल में एंटर करते ही उसकी यानी अल्फा नाओमी की रियल बॉडी कोमा में चली जाती है। अल्फा नाओमी की बॉडी तो कोमा में चली गई थी, पर खुद उसकी कॉन्शियसनेस एल्टेल के अंदर बेटा नाओमी के अवतार लेके एंटर हो चुकी थी। इसके बाद तो हमने देखा ही था कि बेटा नाओमी गामा नाओमी की हेल्प से गामा रूरी को बचाता है और उस गामा रूरी को जो कि एल्टेल में रिकॉर्डेड डाटा है उसे वहाँ से निकाल के अपने साथ अपने हिसाब से अल्फा वर्ल्ड में ले आता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमें अब पता है कि बेटा नाओमी को तो लग रहा था कि वो फाइनली अब अल्फा वर्ल्ड यानी कि रियल वर्ल्ड में वापस आ चुका है, पर एक्चुअल में वो अल्फा वर्ल्ड में नहीं था बल्कि वो अभी भी एल्टेल के ही एक और रिकॉर्डेड स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में ही था, जिसका नाम हमने रखा है बेटा वर्ल्ड। यहाँ बेटा नाओमी गामा रूरी की डाटा को बेटा रूरी के माइंड में सिंक कर देता है, जिससे बेटा रूरी को होश आ जाता है। अब क्योंकि अल्फा वर्ल्ड में तो रूरी अभी तक कोमा में ही है और बेटा वर्ल्ड की रूरी को कोमा से होश आ गया है, तो ये एक तरह का एरर हो गया ना, जहाँ रिकॉर्ड रियल वर्ल्ड से डिफरेंट हो रहा है। तो इसलिए फिर इस एरर को मिटाने के लिए यहाँ इस बेटा वर्ल्ड में एल्टेल के बॉट्स आ जाते हैं और तब जाके बेटा नाओमी को पता चलता है कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है, वो अभी भी एल्टेल के अंदर ही है, यानी कि वो गामा वर्ल्ड से अल्फा वर्ल्ड में नहीं बल्कि गामा वर्ल्ड से एक और किसी रिकॉर्डेड वर्ल्ड बेटा वर्ल्ड में आ गया है। दोस्तों इसी बीच ऐसा हुआ होगा कि असली दुनिया की यानी कि अल्फा वर्ल्ड की अल्फा रूरी कोमा से बाहर आ गई होगी और उसने देखा होगा कि अल्फा नाओमी उसको बचाने के चक्कर में खुद कोमा में चला गया है। इसलिए फिर अल्फा रूरी क्रो का अवतार लेके एल्टेल में जाती है और गामा नाओमी की हेल्प करती है, जिससे बेटा नाओमी गायब हो जाता है और प्रेजेंट में अल्फा नाओमी कोमा से बाहर आ जाता है और गामा नाओमी गामा रूरी के साथ अपने वर्ल्ड में वापस चला जाता है। दोस्तों इन शॉर्ट बोले तो रूरी को कोमा से बाहर लाने के चक्कर में नाओमी खुद ही एल्टेल में ट्रैप हो गया था और फिर वो ये भी रियलाइज नहीं कर पाया कि कौन सा वर्ल्ड स्टिमुलेटेड है और कौन सा रियल। दोस्तों ये बिल्कुल इंसेप्शन मूवी के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता ही है।
इंसेप्शन में भी तो सपने के अंदर एक और सपने में कैरेक्टर्स घुस जाते हैं और बाद में यही रियलाइज नहीं कर पाते कि कौन सी दुनिया सपना है और कौन सी हकीकत। दोस्तों इस मूवी की कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हर जगह आपको थ्योरीज ही देखने को मिलेगी, पर जो सबसे बेस्ट थ्योरी थी वो मैंने आपको यहाँ बता दी। इस थ्योरी में भी कुछ लूप होल्स थे, पर अब क्या कर सकते हैं। अगर आपको इस थ्योरी से सेटिस्फेक्शन मिलती है तो आप इसी से खुश हो सकते हो, नहीं तो और फैंस की थ्योरीज को इंटरनेट पे जाके पढ़ो या अपनी खुद की थ्योरीज बनाओ और नीचे हमें कमेंट सेक्शन में भी बताओ। और हाँ दोस्तों, एक और बात, हेलो वर्ल्ड एनिमे की 3 एपिसोड की स्पिन ऑफ एनिमे सीरीज भी बनी है जिसका नाम है अनदर वर्ल्ड। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि स्पिन ऑफ एनिमे क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि जब एनिमे के किसी साइड कैरेक्टर के ऊपर उसकी खुद की एक अलग से सीरीज बना दी जाए तो उसे स्पिन ऑफ एनिमे कहते हैं। अनदर वर्ल्ड सीरीज में अडल्ट नाओमी के कॉलेज के दिनों की स्टोरी बताई गई है। ये वही समय है जब वो किसी तरह एयरटेल में घुसने की कोशिश में लगा हुआ था। आई होप